रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो प्लीज, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम क्या कह रहे हैं, पीरियोडिसिटी, केमिकल पीरियोडिसिटी, पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक का स्टार्ट किया, नाइट्रोजन सल्फर खत्म कर चुके हैं। सादिया तुमने मुझे काम भेजा था नाइट्रोजन सल्फर का करने के बाद? जी सर, P2 के क्वेश्चंस भेज दें। अच्छा, क्यों P1 नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, क्या खत्म हो गया क्या? सर वो आज भेज दूंगी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि पीरियोडिसिटी क्या है। आप पीरियोडिक टेबल सबने देखा हुआ है, तो चलें पीरियोडिक टेबल के लेआउट पे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल आपको कुछ इस तरह का दिखता है, ये क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल आपको कुछ इस तरह का टेबल दिखता है। इस पीरियोडिक टेबल में आप क्या देखते हैं कि कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, है ना, ग्रुप 1 2, इसी तरह 3 4 5 6 7 और यहां पर ये 8 आ जाता है। ठीक है जी, तो आप ओ लेवल से पढ़कर आए कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। यानी मान लें कि यहां पर लिथियम है और यहां पर सोडियम है और यहां पर पोटेशियम है, यहां पर रुबिडियम है, सीजियम है। तो जब मैं लिथियम के बाद नीचे सोडियम पर आता हूं तो लिथियम और सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सोडियम और पोटेशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो आप समझिए कि मैं लिथियम से चलता हूं, मैं लिथियम से चलते 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 यहां गया और फिर वापस आया तो देखा मैंने सोडियम में प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। फिर मैं सोडियम से चलते 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 वापस जब पोटेशियम पर आया मैंने देखा प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। फिर मैं पोटेशियम से चलते 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 वापस कहां आया, रूबिडियम पे आया, फिर मैंने देखा प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा से रिपीट हो जा रही है किसी और एलिमेंट में। इसी फिनोमिना को पीरियोडिसिटी कहा जाता है। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी इज द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर, इनऑर्गेनिक है, मेरे साथ साथ याद करो, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी का अपने आप को दोहराना किसी और एलिमेंट की शक्ल में, इसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा पीरियोडिसिटी में फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में रिलेशंस हैं लेकिन वो एक जैसी नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। तो आप जो जो प्रॉपर्टीज आप एक जैसी पढ़ते हैं वो केमिकल है और जो प्रॉपर्टीज आप ट्रेंड पढ़ते हैं वो फिजिकल है। इज दैट क्लियर? तो इस चैप्टर में निदा अली घांची, ये कौन है, जोया क्या हो गया, अच्छा जोया हो गई। तो मैंने क्या कहा, पीरियोडिसिटी समझ में आती है तो केमिकल पीरियोडिसिटी से मुराद है रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। और हमने क्या कहा कि केमिकल जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं उनकी दो तरह की प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और बोलो केमिकल। तो पीरियोडिसिटी किस में नजर आती है हमें, केमिकल में। फिजिकल में हमें रिलेशनशिप्स नजर आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं तो हम उनमें रिलेशंस को पढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं तो उनमें रिलेशन नहीं पढ़ते क्योंकि वो तो एक जैसी होती है। एक ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही जैसी होती हैं तो आप उनमें रिलेशन नहीं पढ़ते। लेकिन जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं भाई लिथियम में ये प्रॉपर्टी ऐसे है, सोडियम में ऐसे है और पोटेशियम में ऐसे है, रुबिडियम में ऐसे, रिलेशन को डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही, ट्रेंड को डिफाइन करते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा यार दरवाजा खोल दो, ये हो रहा है। अच्छा, अब मेरे बच्चों इस चैप्टर का जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज से हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में रीजनिंग है सारी, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा आज हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। और दूसरे पार्ट में जो है वो रिएक्शन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें लिस्ट अप करनी है यहां पर वो मैं एक जगह पहले लिख देता हूं। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज, सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। इसकी नजर नहीं आ रही, अब आ रही है?
अब आ रही है? नहीं सर। अब आ रही है? जी आ रही है। तो हमने क्या कहा भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक साइज है, इसी तरह आयोनिक साइज है, इसी तरह फिर मेल्टिंग पॉइंट है, इसी तरह फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसी तरह फिर आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसी तरह फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और इसी तरह फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने लिस्ट अप करनी, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में हमने जो इसका ट्रेंड पढ़ना है, ये प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन होती हैं ये पढ़ना है, और फिर इनका ट्रेंड पढ़ना है। जब हम ट्रेंड पढ़ते हैं तो ट्रेंड दो तरह के पढ़ते होते हैं, एक हम पढ़ते हैं ट्रेंड इन ग्रुप, और एक हम पढ़ते हैं ट्रेंड इन पीरियड, कि इन प्रॉपर्टीज में जो रिलेशनशिप्स हैं वो ग्रुप में किस तरह वेरी करते हैं, पीरियड में। हालांकि आपके सिलेबस में ग्रुप वाले नहीं है, पीरियड वाले हैं, लेकिन हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। इसी में तुम पीरियड 3 पढ़ते हो ना, ठीक है जी। तो सवाल चैप्टर का इनिशिएशन समझ में आ रहा है कि चैप्टर हमने केमिकल पीरियोडिसिटी स्टार्ट किया, सबसे पहले पीरियोडिसिटी डिफाइन की, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में रिलेशंस होते हैं, रेपिटेशंस नहीं होती, ठीक है जी। अब कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ने जा रहे हैं? ये 7 केमिकल प्रॉपर्टीज है जो मैंने लिस्ट अप कर ली है, ठीक हो गया। चलें, सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं एटॉमिक साइज। जी जोया, एटॉमिक साइज को डिफाइन करोगे बेटा? जोया खान जी, जोया है क्लास में हमारे? Size of an atom. जी एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम तो बहुत ही जनरल हो गया जी। Protons and neutrons के mass. ओके जी सर, उजैर भाई सर थोड़ा इधर हो जाओ, या तो उधर हो जाओ, तुम नजर नहीं आ रहे हो। हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है जी। एटॉमिक साइज, रेया फातिमा, एटॉमिक साइज को डिफाइन करें। So radius of the atom. रेडियस ऑफ द Of the एटम, जी जल्दी बताओ। radius of the nucleus of the atom. रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये तो बहुत ही अलग लेकर आ गई तुम। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, तो फिर न्यूक्लियस तो बहुत ही थोड़ा सा है, उसका भी रेडियस। अल्लाह अकबर जी। ये चैप्टर तो पढ़ लिया है ना कॉलेज में, जी साइज सर। ऑफ एन एटम। अरे भाई देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक साइज जो है ना, ये एक जनरल टर्म है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एटॉमिक साइज जो है एक जनरल टर्म है। किस चीज, यानी एटॉमिक साइज आपको, जब आपसे पूछा ना एटॉमिक साइज, तो आप अपनी जनरल सेंस में डिवाइड डिस्क्राइब करें। हालांकि इसको इस तरह से जनरल साइज में डिस्क्राइब नहीं किया जाता। आप जिस तरह जनरली डिस्क्राइब करें वो तो ठीक है, कि साइज ऑफ एन एटम या रेडियस ऑफ एन एटम। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक साइज अलग अलग तरह से डिफाइंड होता है। मिसाल के तौर पर अलग अलग तरह से क्या मतलब है मेरा, अभी आपको समझ में आएगा। It could be a covalent radius. It could be a van der Waals radius. It could be metallic radius. आप समझ रहे हो कि जब एटॉमिक साइज की बात होती है ना, तो अगर मेटल एटम है तो उसके लिए अलग तरह से डिफाइन होगा, अगर कोवेलेंट एटम है तो उसके लिए अलग तरह से डिफाइन होगा, और अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो उसके लिए अलग तरह से डिफाइन होगा। तो एक्चुअल में उसमें बड़ी डेप्थ है। आपके सिलेबस में आप इसको या तो कोवेलेंट रेडियस पे डिफाइन करते हैं या मेटालिक रेडियस पे डिफाइन करते हैं। आपके सिलेबस में आप इसको एटॉमिक रेडियस को किस टर्म में डिफाइन करते हैं?
कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक। बाकी मैं वेंडर वॉल रेडियस के लिए भी एक बात बताऊंगा जो एमसीक्यू में अगर आ गए तो आप गलत ना कर लें। तो कैसे डिफाइन करते हैं, बड़ा आसान है, जरा देखिएगा। एग्जैक्ट डेफिनेशन, देखो जब बात होती है ना डेफिनेशन की, तो फिर डेफिनेशन ही चाहिए होती है आपको, समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए। तो वो देखते हैं कि कैसे होगी। तो मान लीजिए ये एक एटम है और मान लीजिए कि इसी के साथ इसी के साइज का ये दूसरा एटम है। मुझे दोनों को एक साथ चिपका के बनाना था लेकिन नहीं बना पाया, मान लेंगे चिपके हुए। ठीक है जी, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये दोनों एक जैसे एटम, यानी मैं बता रहा हूं ये क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, एक जैसे एटम का। तो अब हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस को? हम कहते हैं दोनों एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, दोनों एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ, उसका हाफ। हालांकि बात तो वही है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन में यू नीड अ प्रॉपर सेट ऑफ वर्डिंग्स। क्या कहा मैंने? दो एक जैसे एटम्स में, दो एक जैसे एटम्स में, आपके सिलेबस में जिस तरह डिफाइन होता है, जिसको हम कोवेलेंट रेडियस भी कहते हैं, कि दो एक जैसे एटम जब एक साथ मौजूद हो तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ एटॉमिक रेडियस कहलाता है। लेकिन इस डेफिनेशन को आप इस केस में फॉलो कर सकते हैं क्या? बताना जरा, क्या ये डेफिनेशन इस केस में फॉलो होती कि दो एटम जो अलग अलग साइज के हैं, अब अगर मैं कहता कि इनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस का हाफ, तो क्या ये एटॉमिक रेडियस कहलाता? ये एटॉमिक रेडियस नहीं कहलाता। समझ में आ रही बात? एटॉमिक साइज नहीं कहलाता। तो हर जगह पे डिफाइन करने का अलग अलग तरीका है। तुम्हारे सिलेबस के अंदर यू विल बी आस्क्ड अबाउट कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का रेडियस। और डेफिनेशन क्या बनी? half of the distance between two nuclei of homoatomic molecule। दो एक जैसे एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ एटॉमिक रेडियस कहलाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया? हाँ, half of the distance between the nuclei of two homoatomic, half of the distance between the nuclei of homoatomic molecule, between the nuclei of homoatomic molecule is called atomic radius। और अगर exactly specify करूं तो this is called covalent radius। तुम्हारे सिलेबस में तो एटॉमिक ही बोलोगे तुम इसको, बट दिस इज ऑल्सो इन, यानी अभी जो हमने डिफाइन किया है ये कोवेलेंट रेडियस को स्पेसिफिकली कहलाता है। अच्छा, जब डिफरेंट एटम्स हो ना तो फिर जो है वो वेंडर वॉल रेडियस इस्तेमाल होता है। तुम्हारे सिलेबस में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए बस इतनी बात याद रखो, ये कहीं लिख लेना, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले सवाल में ना ऐसी स्टेटमेंट्स भी आती हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं होती, तो आपको वहां ऑड वन आउट करना होता है। आपको वो स्टेटमेंट मालूम नहीं होनी चाहिए लेकिन बाकियों का पता होना चाहिए। लेकिन अगर आ जाए तो याद रखना, यहीं पर लिख लो डेफिनेशन के साथ कि वेंडर वॉल रेडियस इज ऑलवेज बिगर देन कोवेलेंट रेडियस। इतनी बात अगर लिखी जाएगी और याद रहेगी तो शायद क्लिक कर जाओगे। क्या कहा मैंने? तुम्हारे सिलेबस में एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया गया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ कोवेलेंट रेडियस। ठीक हो गया? एक और रेडियस होता है जो वेंडर वॉल रेडियस है, डिफरेंट आइटम्स पे अप्लाई होता है। एक बात जो बगैर समझे लिख रहे हो अपने पास कि वेंडर वॉल रेडियस हमेशा बड़ा होगा किससे? कोवेलेंट रेडियस से। ये जो मुझे सवाल याद आ रहा है ना, वो क्लोरीन के ऊपर आया था कि क्लोरीन एटम है। क्लोरीन क्या है? एटम। अब एक था Cl2 और एक था HCl। अब इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई थी, तो Cl2 पे कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन अप्लाई होगा और HCl पे वेंडर वॉल रेडियस का। तो कोवेलेंट रेडियस और वेंडर वॉल रेडियस पहले तो याद रखना सेम नहीं होते। दूसरा कि वेंडर वॉल रेडियस ऑफ क्लोरीन बड़ा होगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन से, जो कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में। इतनी बात याद रखना पड़ेगी तुमको, क्योंकि ये स्टेटमेंट में याद रहेगी तो बात आएगी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो रेडियस तुम निकालोगे वो छोटा होगा एज कंपेयर टू HCl का जो Cl का रेडियस होगा।
तो आप बस इसमें डेप्थ में ना जाए, कंफ्यूजन ही होगी, क्योंकि वैन डर वाल्स रेडियस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहरहाल मुश्किल कॉन्सेप्ट है। इतना जरूर याद रखें कि एटॉमिक साइज को आपने कैसे डिफाइन किया है, और उसके अलावा भी कुछ डेफिनेशन होती है जिसमें सर ने बताया है कि कोई VDW वैन डर वाल्स फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो वैन डर वाल्स रेडियस बनाती है, और वैन डर वाल्स रेडियस जो है वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि क्लोरीन और HCl में आ चुका है एग्जाम में। दूसरी चीज, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। मेटालिक रेडियस क्या होता है? तो मेटालिक रेडियस का डेफिनेशन किस पे अप्लाई होगा? मेटल एटम पे, और उसका डेफिनेशन भी वही है जो अभी हमने कोवेलेंट के लिए लिखा। फर्क क्या है कि वो मेटल एटम में होगा, क्योंकि आप देखिए मेटल एटम क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। हाँ भाई, मेटल एटम टाइटली पैक्ड होते हैं। तो मेटल एटम में भी क्या कहते हैं हम? दो न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका हाफ। लेकिन फर्क क्या है? यहां पर हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम टू एडजेसेंट मेटल एटम्स। अगर मेटालिक रेडियस डिफाइन करने के लिए बोलेंगे तो कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। फर्क क्या आ जाएगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की जगह आप क्या वर्ड यूज करेंगे? बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स। दो एक जैसे एडजेसेंट मेटल एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है न्यूक्लियाई का, उसको हाफ करेंगे तो ये बनेगा मेटालिक रेडियस। इज दैट क्लियर? रेहा, क्या बात समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है सारी बात? सर आगे समझ। सादिया बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, आ गया समझ। ओह, समझ में आई बात? अच्छा, तो ये तो हो गई डेफिनेशन एटॉमिक साइज की, एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस एक जनरल टर्म है। एटॉमिक रेडियस वैन डर वाल्स रेडियस भी हो सकता है, कोवेलेंट रेडियस भी हो सकता है, मेटालिक रेडियस भी हो सकता है। ठीक है, और बाद लोगों के मुताबिक आयोनिक रेडियस भी हो सकता है, लेकिन आयोनिक को हम अलग ही कर लेते हैं क्योंकि वो एटम की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया, ये हाफ करके आपने डिफाइन कर लिया। अच्छा, आपको जो मैंने पहले लिखवाई वो लिखी, अगर कौन सी दो लिखवाई आप? अगर वो इन जनरल पूछ रहा है डिफाइन एटॉमिक रेडियस, तो आप बस वो कोवेलेंट वाली करेंगे, और अगर वो कह दे कि मेटल एटम की बात चल रही हो तो फिर आप मेटल एटम का जिक्र करेंगे, तो आपको पढ़कर पता चलेगा। ठीक हो गया? अब मेरे बच्चों, एटॉमिक साइज का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए दो तीन बातें जो चैप्टर 3 जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको मैंने समझाई। चैप्टर 3 जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है वो समझना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक तो आधी अवाम को यही पता नहीं है कि दो अलग चीजें हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, और फिर है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ये चार कीवर्ड्स हैं जो आपको ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करते हुए यूजुअली यूज करने होते हैं। ठीक है ना? तो अब जरा समझते हैं कि इंडिविजुअली क्या चीजें होती हैं। देखो, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, फिर मैं इसको लिंक करूंगा आपस। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की वजह से जो फील्ड पैदा हो रही है वो न्यूक्लियर चार्ज। यानी आप समझे कि न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? उस चार्ज के पैदा होने से जो इफेक्ट क्रिएट होगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब बज़ाहिर जब आप सुनते हैं तो आपको लगेगा जाहिर है कि न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होगा तो इफेक्ट भी ज्यादा होगा। यस और नो? जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो इफेक्ट भी ज्यादा होगा। यस और नो? लेकिन ये हमेशा बात ठीक नहीं होती। इन जनरल तो ये बात ठीक है कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्ट भी बढ़ेगा, लेकिन हमेशा ये बात ठीक नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से समझाता हूं। आप जो मेरे सामने फिजिकली बैठे हुए वो ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। मान लो कि मेरे पास एक मैग्नेट है, और उस मैग्नेट से मैंने एक सर्टेन डिस्टेंस पर, लेट्स से 5 सेंटीमीटर पर मैंने एक आयरन की नेल रख दी। तो ये जो मैग्नेट है छोटा सा, ये आयरन के नेल पर अपना इफेक्ट डालेगा। यस और नो? कोई मसला तो नहीं? अब दूसरे केस में मैंने एक बड़ा मैग्नेट ले लिया और वो बड़ा मैग्नेट रखा उसी जगह मैंने, और नेल जो थी वो 5 सेंटीमीटर से उठाकर मैंने 100 सेंटीमीटर दूर कर दी। तो मुझे ये बताओ कि क्या बड़ा मैग्नेट रखने का फायदा मुझे नेल पर होगा? कि अगर मैंने मैग्नेट तो बड़ा कर दिया
लेकिन कील को उठाकर, नेल को उठाकर 100 सेंटीमीटर दूर ले गया, तो क्या ये मैग्नेट का बड़ा होना इस डिस्टेंस के फैक्टर को ओवरकम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इन जनरल सिनेरियो आप, हाँ अगर ऐसा होता कि नेल वहीं रखा होता और अब मैं बड़ा मैग्नेट रख देता, तो मैं क्या कहता कि इफेक्ट ऑफ जो मैग्नेट है अब इस नेल पर पहले से बहुत ज्यादा होगा। यस और नो? यस और नो? तो अगर तुमने मेरी एग्जांपल गौर से सुनी ऑनलाइन वाले बच्चों, तो दोनों एग्जांपल में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। यस और नो? भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा ना, पहले छोटा मैग्नेट था फिर बड़ा मैग्नेट हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। लेकिन जहां पर नेल को मैं दूर ले गया हूं वहां पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा है लेकिन इफेक्ट कम, इफेक्ट बल्कि और कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस का फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। ऐसा नो? और जहां पर मैंने नेल को वहीं रहने दिया उस पर इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। यस और नो? तो अगर एग्जांपल्स को आपने गौर से सुना तो तुम्हारा माइंड इजीली डिफरेंशिएट कर पाएगा कि न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कॉन्सेप्ट कहां जाके डिफर कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? रेहा, सादिया एंड जोया, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि यूजुअली तो ठीक है न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम कॉन्सेप्ट से चल रहे होते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो आप क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्ट ऑफ दैट न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर डिस्टेंस का फैक्टर आ जाएगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम। इज दैट क्लियर? रेहा, जवाब नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा। जोया? यस सर, स्क्वायर। तो ये दो अलग टर्म्स हैं, ये समझ में आ गई बात? हाँ भाई, ओ बोली शील्डिंग इफेक्ट। अगला कॉन्सेप्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इसमें भी मैंने बच्चों को अजीब पागल पागल जैसे कॉन्सेप्ट बनाते हुए देखा है। भाई सिंपल है ना, सिंपल याद रखो। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। अब सब में क्या भरे हुए? इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है भाई, और सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? हालांकि चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं जब आपने स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा कि आपको याद होगा, इसलिए दोबारा बता। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी नेगेटिव है, बाहर वाले भी नेगेटिव है। तो होता ये है कि जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, उनको अंदर वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपेल करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इट इज द रिपल्शन offered by inner shell electrons to valence shell electrons। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो रिपल्शन ऑफर कर रहे हैं, दिस रिपल्शन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे होगा? लास्ट शेल पे कि फर्स्ट शेल पे? लास्ट शेल पे, क्योंकि लास्ट शेल को रिपेल करने वाले अंदर वाले सारे होंगे। लेकिन अगर मैं सेकंड, मान लो 5 शेल्स हैं, 5 शेल में मैं बात कर रहा हूं सेकंड शेल की और मैं कंपेयर कर रहा हूं उसको 5th शेल से, तो 5th शेल को रिपेल करने वाले अंदर वाले 4 हैं। सेकंड शेल की इनर कौन है? सिर्फ फर्स्ट। तो किसके अंदर किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा? बोलो भाई। 5th का। इज दैट क्लियर? रेहा, सादिया, जवाब दे दो यार, ये फिजिकल बैठे हुए जब ठीक है ना। तो शील्डिंग इफेक्ट कब बढ़ता है? अगर मैं कहूं नंबर ऑफ शेल्स बढ़े तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ये सुनो, यस सर। सादिया शरीफ, नंबर ऑफ शेल्स बढ़े तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। डज दिस मेक सेंस? यस सर। और नंबर ऑफ शेल कम हो तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। यस और नो? जी सर। चलो गुड हो गया। और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो आपको दिखेंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं हम टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं, एटॉमिक साइज की बात करते हैं। एटॉमिक साइज डिस्कस कर रहे थे, तो पहले डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रेंड इन ग्रुप, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पूरे पीरियोडिक टेबल पे अप्लाई होगा। ट्रेंड इन ग्रुप, ठीक हो गया। ट्रेंड इन ग्रुप के लिए मान लेते हैं मैं ग्रुप 2 ले लेता हूं, ग्रुप 2 की एग्जांपल ले लूं ताकि अगले चैप्टर में पढ़ाना ना पड़े मुझे। ठीक है जी। ग्रुप 2 की एग्जांपल आ जाती है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और फिर रेडियम है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अब इसका नंबर है 4, इसका नंबर है 12, इसका है 40। आगे वालों को मुझे याद नहीं है। नजर ये आ रहा है कि जब आप नीचे जाते हैं ग्रुप में, जब आप नीचे मूव करेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे दिख रहा है सारिया शरीफ कि जब आप ग्रुप में नीचे मूव कर रही होंगी तो नीचे मूव करते हुए जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। यस और नो?
ये देखो ना, यहाँ 4 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 12 है, यहाँ एकदम 40 हो गए, 40 नहीं सॉरी 20, एकदम 20 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये सुनो, Yes. जब बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है तो वो एक ही शेल में तो नहीं आ जाएंगे। बोलो भाई, कॉन्फ़िगरेशन करना आती है सबको? कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आती है? 1s2 2s2, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, मैग्नीशियम की करें तो क्या आती है? 1s2 2s2 2p6 3s2। कैल्शियम की करें तो क्या आ जाती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो आप क्या देखें, हर स्टेप पे एक एक शेल ऐड होता जा रहा है। नजर आ रहा है आपको? हर स्टेप पर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो एक एक शेल क्या होता जा रहा है? ऐड। क्यों ऐड होता जा रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं जो सेम नंबर ऑफ शेल्स में अकोमोडेट नहीं हो पा रहे। तो इसका मतलब है एज वी मूव डाउन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस which cannot be accommodated into same number of shells, therefore number of shells increases। जब number of shell increase होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना न्यूक्लियस से। जब नंबर ऑफ शेल, अब समझना, यस और नो चाहिए मुझे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो लास्ट शेल के ऊपर जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है, हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं लेकिन डिस्टेंस का फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो भाई लिंक करो ना, नहीं समझ में आ रही बात? जब आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ गया बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जब डिस्टेंस बढ़ा तो हालांकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम। यानी न्यूक्लियस की जो ग्रिफ्ट है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे वो कमजोर पड़ जाएगी क्योंकि वो दूर चले गए। फिर अंदर के इनर शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, इनर शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो धक्का जो है, इफेक्ट ऑफ शील्डिंग जो है वो ज्यादा होता जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दे दो हाँ। तो अब बेटा ये सारे फैक्टर किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे? इंक्रीज एटॉमिक साइज को। भाई शेल बढ़ रहा है तो वैसे ही आपको समझ में आ रहा है साइज बढ़ रहा है, फिर अंदर से धक्का बढ़ रहा है और खिंचाव कम हो रहा है, अंदर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज बड़ा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, ऑर्बिट ऐड हो रहे हैं और साथ ही साथ जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये तीनों फैक्टर्स किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे? कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है। इज दैट क्लियर? तो ट्रेंडिंग ग्रुप लिख लें, एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और रीजन क्या होगा? एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप जी, नंबर ऑफ शेल्स आर एडेड, the distance between the valence electron and the nucleus increases, which decreases the effective nuclear charge and increases the shielding effect. All of these factors contribute to increase atomic size. तो अगर मैं पूछूं बेरिलियम या स्ट्रोंशियम में से किसका साइज बड़ा है? Strontium. समझो, समझ में आई बात? तो लिखो ना, सुस्ती बैठी हो, लिख लिया? हाँ भाई उधर समझ में आई बात सारी? है तुम्हें रीजन समझ में आया? कीवर्ड्स बताता जा रहा हूँ, रीजन में क्या क्या कीवर्ड्स लाजमी होने चाहिए? नंबर ऑफ शेल्स का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, फिर शील्डिंग इफेक्ट का। और फिर सबसे पहले तो ट्रेंड एक्सप्लेन करोगे, ट्रेंड क्या है? तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बढ़ता है। इज दैट क्लियर? सादिया, Yes, sir. एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी खत्म हो गई क्या? डिक्रीज हो जाती। अभी समझाया, पहले मैंने वही समझाया है। नहीं अगर यकीन हो रहा तो जाके प्रैक्टिकल करके देख लो कि एक बड़ा मैग्नेट इस्तेमाल करो लेकिन डिस्टेंस बढ़ा दो तो तुम देखोगे कि फील्ड और कमजोर हो जाएगी। ये तो बच्चों को, हमारे को तो वही बात ना, मैं अपने मुंह मियां मिट्टू कितना बनूं, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पता ही नहीं कि अलग है न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए बच्चा कंफ्यूज है। अगर मैं ना बताऊं तो तब तुम पूछो कि सर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है तो फील्ड कमजोर क्यों हो रही है? अब तुम्हें समझ में आता है कि न्यूक्लियर चार्ज होना एक चीज है और उसका इफेक्ट भी स्ट्रांग होना एक चीज है। जब डिस्टेंस का फैक्टर आ जाता है